सब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे देश में बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। इस वीडियो में कोलकाता मर्डर केस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। कोलकाता मर्डर केस की असली कहानी कुछ और ही है। ये केस वक्त के साथ साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इस केस में कई सारे लूप होल सामने आ रहे हैं। सबूतों को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। चलिए इस केस को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 8 अगस्त रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखता है और ठीक 30 मिनट बाद उसी तरफ से लौटते हुए दिखता है। 9 अगस्त रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा अपने शिफ्ट के बाद सेमिनार हॉल की तरफ अपने 4 जूनियर साथियों के साथ जाते हुए दिखाई देती है। उसके बाद रात 2:30 बजे चारों जूनियर जो सेमिनार हॉल में गए थे वहां से निकलते हुए दिखाई देते हैं। फिर 1.5 घंटे के बाद 4 बजे एक आदमी फिर सेमिनार हॉल के तरफ जाते हुए दिखता है, जहां डॉक्टर तिलोत्मा पहले से ही रेस्ट कर रही थी। लगभग 37-38 मिनट बाद वही आदमी सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। अगले सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, लेकिन अंदर का जो मंजर होता है वो देख के किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। लेडी डॉक्टर की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। उनके बॉडी के ऊपर आधे कपड़े नहीं थे। चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था। दोनों आँखों से खून निकल रहा था। चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं छोड़ा गया था। पूरे बॉडी के हर एक पार्ट के साथ दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। सेमिनार हॉल में देखते देखते पूरी भीड़ जमा हो गई। जब ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने डॉक्टर के पेरेंट्स को फ़ोन करवाया कि आप आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। उनके पेरेंट्स लगातार परेशान होकर दोबारा हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाया। फिर 15 मिनट बाद हॉस्पिटल से एक और कॉल गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, अब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अब लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि उनकी बात अपनी बेटी से ठीक 12 घंटे पहले 8 अगस्त की रात 11:30 बजे हुई थी। लेडी डॉक्टर ने अपनी माँ से हालचाल पूछने के बाद को बताई कि माँ, मुझे वार्ड में राउंड पर जाना है, मैं आपसे फिर बात करूँगी। तो फिर ये कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल ने ना सिर्फ 15 मिनट में 2 बयान बदलवाए बल्कि स्टेटमेंट दिया कि लेडी डॉक्टर को अकेले नाइट में नहीं रुकना चाहिए था। जब लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स आए तो उन्हें 3 घंटे तक बैठा के रखा गया। अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया गया। उनके पेरेंट्स हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बस एक बार मुझे अपनी बच्ची का फेस देखने दीजिए, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। 32 घंटे की ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर तिलोत्मा सेमिनार हॉल में सोने के लिए गई थी, रेस्ट करने के लिए गई थी, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना तो कोई चेंजिंग रूम है ना कोई रेस्ट रूम है। सब जानते हुए भी प्रिंसिपल ने ऐसा बयान दिया, ये सुनकर सबका खून खौल उठा और शुरू हुआ एक प्रोटेस्ट, जिसकी आवाज़ तो शुरू हुई कोलकाता से, लेकिन इसकी गूंज पूरे भारत में उठी। बात करते हैं इस केस के लूप होल की। जब ये वारदात हुआ तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था सबसे पहले क्राइम सीन को सील्ड किया जाए जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती, लेकिन क्राइम सीन को सील्ड नहीं किया गया। वहाँ पर जो चाहे आ जा सकता था। कुछ देर बाद पुलिस आई और पुलिस ने CCTV के बेसिस पर कुछ सस्पेक्ट लिस्ट तैयार किए और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। वहाँ पर उन्हें लेडी डॉक्टर के फ़ोन और लैपटॉप मिला। साथ ही एक अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, वो था एक ब्लूटूथ, जो कि लेडी डॉक्टर के बॉडी के पास पड़ा हुआ था। पुलिस ने फिर दोबारा CCTV फुटेज चेक किया तो उन्हें उस रात कॉरिडोर में कुछ लोग दिखे जो मोस्टली हॉस्पिटल स्टाफ थे।
तभी उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो 4 बजे सेमिनार हॉल में इंटर करता है। ठीक 37 मिनट बाद हॉल से बाहर आ जाता है। जब वो सेमिनार हॉल में इंटर करता है तो उसके गले में वो ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तभी उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। सभी सस्पेक्ट को बुलाया जाता है और सबके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करवाया जाता है। तभी एक आदमी का फ़ोन कनेक्ट हो जाता है उस ब्लूटूथ के साथ, जिसका नाम है संजय रॉय। थोड़ी सी शक्ति पर ही संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था जिसकी ड्यूटी ज़्यादातर हॉस्पिटल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, इसलिए वो आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। वहाँ के स्टाफ ने बताया वो पेशेंट को लेके आता था और बेड दिलवाने के नाम पर धांधली करता था। तो कुछ लोगों का कहना है कि संजय रॉय ने 4 शादियाँ कर रखी थी। 3 बीवी टॉर्चर करने की वजह से छोड़कर चली गई थी और एक की कैंसर से मौत हो गई। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और लोगों को डराता धमकाता और लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने बताया उसे शराब की लत में भी वो शराब के नशे में था और लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस बैरक में जाके सो गया। सोचने वाला बात यह है कि एक आदमी जो पुलिस में नहीं है वो खुलेआम पुलिस बैरक में जाके सो रहा है। कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को ही एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। ज़रा सोचिए, एक आदमी जो नशे की हालत में है, जिसको नशे का लत है, वो 31 साल के महिला डॉक्टर के साथ अकेले इस घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उसने इस घटना को अकेले अंजाम दिया, तो उस लेडी डॉक्टर ने अपने बचाव में कुछ तो की होगी, हाथ पैर मारी होगी या चिल्लाई होगी, कुछ तो वो की होगी। लेकिन जब संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तो उसके बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं थी, एक खरोच तक भी नहीं था उसके बॉडी पर। पुलिस द्वारा 35 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आज तक रिकॉर्ड नहीं किया। हॉस्पिटल में ऐसे भी शोर शराबा कम होता है, वो भी 4 बजे सुबह के टाइम में, तो बिल्कुल ही शांत माहौल होगा। तो क्या सेमिनार हॉल इतना हाईटेक साउंड प्रूफ बनाया गया था कि लेडी डॉक्टर जब चिल्लाई होगी या हाथ पैर मारी होगी, कुछ आवाज़ भी हुआ होगा तो किसी को सुनाई नहीं दिया? ये सोचने वाला बात है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के बयान के अनुसार एक आदमी के बॉडी से ऑलमोस्ट 50 ग्राम सीमेन ही प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन विक्टिम के बॉडी से 150 ग्राम ऑफ सीमेन मिला, जो एक आदमी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। ये बात तो साफ है संजय रॉय के साथ इस अपराध में और कोई भी शामिल है, या संजय रॉय को किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच पर सवाल उठाते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन सीबीआई के आने से पहले ही क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया। वहाँ से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। क्राइम सीन के सामने लगभग कुछ ही दूरी पर रेनोवेशन के नाम पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू करा दिया गया। बहुत सारे भीड़ को भेजकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करवाया गया ताकि क्राइम सीन से जो भी एविडेंस है वो मिट जाए। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो एक आदमी के बस का बात नहीं है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बाकी के क्रिमिनल्स कहाँ हैं? अगर और भी आदमी इसमें शामिल है तो वो कहाँ है? क्या ये अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? इस केस में बहुत सारा सवाल है, लेकिन जवाब अभी तक साफ नज़र नहीं आ रहा है। इस केस पर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर